हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया हाल चाल बच्चा? सब बढ़िया हाल चाल। चलो बच्चा, पढ़ाई स्टार्ट करें। तो देख बेटा, कल हम लोग यहां तक बात कर चुके थे बेटा कि सेंटर ऑफ मास एक कंटिन्यूअस बॉडी का किस बॉडी के लिए कहाँ कहाँ लेंगे, है ना बच्चा? फिर मैंने एक बॉडी का निकाल के भी दिखाया था, एक रॉड का निकाल के दिखाया तुमको था ना बेटा, है ना? तो जिस तरीके से मैंने एक रॉड का निकाला था, है ना बेटा, उसी तरीके से तुम मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। ठीक है बेटा? क्वेश्चन क्या है देख बच्चा, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रॉड है बेटा, ऐसे एक रॉड है, ये रॉड की लंबाई एल, रॉड की लंबाई एल है बेटा, है ना? और क्वेश्चन क्या होता है, ये ए है बेटा और ये बी है ना? और यहां से डिस्टेंस एक्स, यहां से डिस्टेंस एक्स कोई पॉइंट मान लो। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन कहता है बेटा कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड varies with x as lambda equal to lambda not x, है ना बेटा? मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बेटा, वैसे वैसे लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चा? तो सवाल कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। ठीक है बेटा? ए वाला पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है बच्चा? निकालो। इवान बोलता है हम ठीक नहीं है क्या? इवान भाई, इवान से बात किए जाए पहले। बोलो बेटा इवान, क्या दिक्कत हो गई तुमको? तुम ठीक क्यों नहीं हो? सर मौसम चेंज हुआ ना सर, तबीयत तो बुखार आ गया? यस सर। अरे गोली खाते रहो, पैरासीटामोल खाओ, यस सर, खाए हैं है ना? सर अभी। अच्छे, तुम लोग को पता है कि नहीं पता है, कभी कभी बुखार आना, वेदर के अनुसार बुखार आना भी हमेशा नहीं, है ना, लेकिन बुखार आना भी कभी कभी ठीक होता है। यस सर। पता है तुमको? यस सर। ताकि बॉडी अपने आप को रिसेट करती है, बॉडी अपने आप नए वेदर के अनुसार अपने आप को रिसेट करती है, इसलिए बस अपना ख्याल रखो। देखो उत्कर्ष को बुखार हो रखा है, अचल लिख रहा है कोटा कब खुलेगा? अरे खुलेगा बेटा, खुलेगा, एक न एक दिन जरूर खुलेगा। जिस दिन खुलेगा मिलेंगे हम लोग और पार्टी करेंगे, है ना? आदित्य, अपना टाइम आएगा, यस सर। हाँ, सर बोलो क्या दिक्कत? मैं कह रहा था कि सर दिसंबर तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सर कोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे कि सर मेरे भैया एक दिसंबर तक? आईआईटीएन तो वो कहते हैं हाँ कि वो दूसरे कोचिंग से पढ़े हुए हैं, इस कोचिंग से नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब हाँ। 70 से 80% तक ही कोर्स खत्म कर पाते हैं लोग, मतलब कोचिंग वाले, और बाकी सब खुद से कहाँ पढ़ना पढ़े थे पड़ता है। भाई वो? वो सर विद्या मंदिर से जैसे कि पढ़े थे, पटना में ब्रांच है उसकी। अच्छा अच्छा, पटना में पढ़े थे ना? पटना हाँ। में सारे कोचिंग का वही हाल चला बेटा, पटना में हम भी पढ़े भी हैं, पटना से हम, और पटना में पढ़ाए भी हैं। ठीक है? तो पटना में समस्या देखो, बिहार के में समस्या क्या है, छुट्टियां बहुत ज्यादा होती है बेटा। यस। बिहार में कोचिंग में छुट्टियां बहुत ज्यादा होती है, और चूंकि बहुत सारे पर्व भी होते लोग मनाते हैं, छठ में, दीपावली में, दशहरा में, सब में छुट्टी मांगता है बच्चा अलग अलग। कोटा में नहीं होता। नहीं, कोटा में छुट्टी नहीं होती इतनी, कोटा में सिर्फ छुट्टी होगी दीपावली में। प्लीज रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बेटा देख क्या, कि एक रॉड है, लीनियर मास डेंसिटी हमारा एक्स है बेटा, सॉरी लैम्डा है। ये कहता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा, वैसे वैसे लीनियर मास डेंसिटी बढ़ता जाएगा। मतलब इस रॉड का बाई तरफ का रॉड हल्का है बेटा, और दाई तरफ का रॉड भारी है। हमसे कहा गया है इसका सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालने के लिए। दशहरा में कोई छुट्टी नहीं होती बेटा, कोटा में एक दिन की छुट्टी नहीं होती।
यहाँ सिर्फ दिवाली की छुट्टी होती है, दिवाली और छठ मिला करके। अब चल बात मत कर, काम कर, लो चैट ऑफ करता हूँ। सब लगता है गप करने के लिए और मुझसे ही गप करता है। आशुतोष सर जो अपरेंट वेट के क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं? अपरेंट वेट के जो क्वेश्चन है सर सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन बेटा, अपरेंट वेट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स है ना बेटा, रिजल्टेंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये होगा अपरेंट वेट, है ना। कुछ खास नहीं, एक आध क्वेश्चन मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा, चिंता मत करो उसका। सेक्शन एफ में था। कर लेंगे बेटा हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। मितेश हेलो बोलो बच्चा। हेलो सर, वो आपका हैंडराइटिंग समझ नहीं रहा था, रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड वेरीज विथ एक्स, छूट गया, वेरीज विथ एक्स, वही सर, वेरीज विथ एक्स नहीं सम। हाँ लैम्डा नॉट एक्स। तो कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। ओके सर। तो चलो बच्चा, ऐसा ही क्वेश्चन किए थे हम लोग कल, है ना बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटा, जहां से हमको सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी होती है, उसी को हम मान लेते हैं ओरिजिन। तो ये हो गया बेटा हमारा एक्स एक्सिस, है ना। तो देखो बेटा, इस रॉड के सारे पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे है ना बेटा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे इसको ऐसा कि देखो बेटा, इसका वाई सेंटर ऑफ मास 0 होगा और जेड सेंटर ऑफ मास 0 होगा, है ना बेटा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ही सिर्फ आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना बेटा। क्या कहा था फॉर्मूला कहा तुमको था मैंने, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, है ना बेटा। तो इस क्वेश्चन में देखो, रॉड का मास दिया हुआ नहीं है बच्चा, तो हमको मास भी निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब देखो, डीएम क्या बताया था मेरा बेटा, डीएम बताया क्या था मैं तुमको, डीएम इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट एट अ डिस्टेंस एक्स, है ना बेटा। तो यहाँ से एक्स की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे ना बेटा हम लोग, और कहेंगे इसकी लंबाई है बेटा dx, है ना। तो dm जो हमारा है वो क्या है, ये है बेटा मास ऑफ dx, है ना बेटा। तो 1 मीटर का मास कितना बेटा, लैम्डा नॉट x। तो dx मीटर का मास कितना, तो कहेंगे इक्वल टू लैम्डा नॉट x इंटू dx। बोल बेटा, बोलेंगे ना इसको, लैम्डा इंटू dx, है ना बेटा। और लैम्डा पुट कर देंगे तो लैम्डा नॉट x, ठीक है। तो अब देखो, इसका हमें निकालना है बेटा मास। तो टोटल मास क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम को इंटीग्रेट कर लेंगे तो मास निकल जाएगा बेटा। तो यहाँ देखो, लैम्डा नॉट हमारा है बेटा कांस्टेंट, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन 0 से l, है ना बेटा। तो हो गया लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चा। अब चलो यहाँ पुट कर लिया जाए, तो xcm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ xdm इज इक्वल टू, देख बेटा ये हो गया 2 बाई लैम्डा नॉट l स्क्वायर, उल्टा कर दिया, 2 बाई लैम्डा नॉट l स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ xdm, है ना बेटा। तो x और dm क्या हो गया बेटा, ये हो गया लैम्डा नॉट x dx, है ना बेटा। लैम्डा नॉट हमारा है कांस्टेंट, लैम्डा नॉट है बेटा कांस्टेंट। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बाई एल स्क्वायर, और बाकी जो बचा x इंटू एक्स, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, तो ये हो जाएगा बेटा एल क्यू बाई 3। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2l/3, ठीक है बेटा, लिख ले। शिवम बोलो। सर एक रिक्वेस्ट थी कि सर मेरी आज पहली क्लास में सो गई सर, अगर आपके पास कुछ अथॉरिटी का नंबर हो तो सर क्लास खत्म होने के बाद एक बार प्लीज उनको बोल दीजिएगा कि लेक्चर डाल दें।
सब बहुत टेंशन हो रही है इस चक्कर में सर, बाकी सब्जेक्ट में ढंग से ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी क्लास मिस हो गई? कैसे सब गलती से? नहीं सुन पाया बेटा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आज सर मेरी गलती से पहली क्लास मिस हो गई, तो सर अगर आपका किसी अथॉरिटी का नंबर होए तो सर प्लीज उनको बोल दीजिएगा कि सर लेक्चर डाल दे सर, बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसकी टेंशन के चक्कर में सर दिक्कत हो रही है। अच्छा रजो सर पे नहीं होता क्या अपलोड? सर अभी से 28 का है ना सर, ये दिक्कत है सर। कल भी क्लास है तो आज का समझ में नहीं आएगा सर, कल दिक्कत होगी। तो वही बात है। तो रजो सर पे अपलोड होता है कि नहीं होता है लेक्चर्स? सर होता है सर, लेकिन 6 दिन बाद सर। अच्छा लेट हो रहा है, ठीक है बोल दूंगा, मैसेज जी पास सर, कर थैंक दूंगा। यू। जी सर, थैंक यू। सौम्या सौम्या बोलो। आपने m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm कैसे करा? बता बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। dx का इंटीग्रेशन x, dz का इंटीग्रेशन z। z, है ना बेटा। इंटीग्रेशन मतलब क्या? सम, है ना बेटा। और इसके अंदर जो भी चीज है उसको हम सम करेंगे, है ना, तो ये मिलेगा हमको, है ना बेटा। यस सर। तो टोटल मास का मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी में जितने सारे एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट के मास का सम। बोलो। यस सर। इसका मास अगर डीएम बेटा, तो पूरे के मास का सम क्या होगा? सम मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ओके सर। समझ गए बच्चा? ओके। अब देख बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी रिंग, है ना बेटा। हमें सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है बेटा। सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है ना बेटा। और सेमी रिंग कैसा है? तो सेमी रिंग हमारा है बेटा यूनिफॉर्म। सेमी रिंग हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म है ना बेटा। तो देखो अगर रिंग पूरा होता तो सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे होता बेटा, है ना। लेकिन आधा रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? निकालने का मेथड सीखो। तो देखो बच्चा, ये हमारा है बेटा सेमी रिंग, ये हमारा हो गया रिंग का आधा पोर्शन, है ना बेटा। इस सेमी रिंग का हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो देख बेटा, इसका रेडियस ये r है ना। सुनना ध्यान से बच्चा। तो देखो बेटा, ये एक यूनिफॉर्म सेमी रिंग है ना। इसका मतलब इसका लीनियर मास डेंसिटी सब जगह कांस्टेंट है बेटा, है ना। या इसका मास जो है बेटा m, वो पूरी जगह पे, सारी जगह पे इसका मास एक जैसा है, ठीक है बच्चा। अब देखो, हमसे कहा गया इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, है ना। लेकिन ये नहीं कहा गया कहां से, है ना बेटा। ये हमें नहीं बताया गया कि सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालो तो कहां से निकालो, है ना। इसका मतलब ओरिजिन हम चुनने के लिए फ्री है बेटा, है ना। तो देख बच्चा, अगर हम ओरिजिन चुनने के लिए फ्री हैं, है ना बेटा, तो हम वैसा ही ओरिजिन चूज करेंगे जिसमें कैलकुलेशंस सबसे कम करना पड़े, है ना बेटा। तो इस डायग्राम को देखा मैंने, जैसे ही डायग्राम देखा बेटा मैंने, तुरंत दिख गया मुझे, क्या दिख गया बताओ? डायग्राम दिख गया बच्चा मुझे कि ये डायग्राम जो है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। बोलो, देखो इस लाइन के दाईं तरफ और इस लाइन के बाईं तरफ डायग्राम है ना बेटा एक जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। तो अगर इसके दोनों तरफ डायग्राम एक जैसा है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आना चाहिए, है ना बेटा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आना चाहिए, है ना बेटा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या फायदा उठाएंगे बेटा हम लोग? फायदा ये उठाएंगे कि इसके सेंटर को ही हम मान लेंगे ओरिजिन, समझा बेटा। और ऐसे मान लेंगे हम एक्स एक्सिस और ऐसे मान लेंगे हम वाई एक्सिस, है ना बेटा। इसका हमको फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा हमको ये मिलेगा कि हम कंफर्म जानते हैं बेटा कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे है, तो हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा और जेड सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। बोल बेटा, है ना। अब सोचो, अगर हम बेटा
यहाँ ऑरिजिन नहीं लिए होते, अगर यहाँ ऑरिजिन लेते बेटा हम, तो क्या करना पड़ता हमको, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालना पड़ता ना बेटा, है ना। अभी फायदा हुआ ना, बच गए ना हम लोग। अभी सिर्फ वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होना चाहिए 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, बोल बेटा, है ना, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, है ना बेटा। ये कहना चाहता है कि y की ऊंचाई पे, y की ऊंचाई पे एक कोई dy लो, है ना, ठीक है। तो देखो बेटा y के ऊंचाई पे dy ले, है ना, लेकिन दिख रहा है बेटा ये बॉडी जो है ये एंगल के फॉर्म में है ना, ये ऊंचाई के फॉर्म में नहीं है, ये ऊंचाई के फॉर्म में बॉडी बेटा नहीं है, ये एंगल के फॉर्म में है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग कहेंगे ऐसा करते हैं कि यहां से थीटा के एंगल पे यहां से डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं, बोल बेटा। रिंग को लंबाई के मुकाबले एंगल में रिप्रेजेंट करना ज्यादा अच्छा है ना बेटा, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, छोटा सा मास, ये हमारा हो गया बेटा छोटा सा मास। कहां लिया मैंने, तो थीटा एंगल पे डी थीटा पे, ठीक है बच्चा। तो बताओ ये जो हमारा ऊंचाई है बेटा, ये ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई कितना है, और तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये है बेटा रेडियस आर, और ये है एंगल थीटा, और ये है बेटा वाई, है ना। तो इस ट्रायंगल में देखो कहोगे ना बेटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बोलो बेटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखना, अब देखो बेटा यहाँ dm का मतलब क्या है, dm का मतलब क्या है, तो कहोगे dm का मतलब यहाँ पे है बेटा dm इज इक्वल टू मास इन डी थीटा, बोलो बेटा, है ना। डी थीटा एंगल में जो मास है वही हमारा डीएम है। तो बोलो बेटा ये पूरा कितना एंगल, पूरा एंगल पाई, पूरा एंगल कितना बेटा पाई। तो हम कहेंगे पाई एंगल में कितना मास, एम मास, पाई एंगल में एम मास। तो 1 रेडियन में कितना मास, तो पाई एम बाई पाई, 1 रेडियन में एम बाई पाई, है ना बेटा। तो डी थीटा में कितना, तो कहेंगे एम बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक है बच्चा। अब इसको और इसको यहां पुट कर लो, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो देखो बेटा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y, y की जगह पे r साइन थीटा, y की जगह पे r साइन थीटा, dm की जगह पे m बाई पाई डी थीटा, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से r कांस्टेंट, m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, देख बच्चा, ये हो जाएगा बेटा 1/m इंटू यहां से m r पाई बाहर निकाल लो, तो m r और पाई बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। स्टार्ट कहां से करना है, यहां से। तो यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू कितना, तो 0, है ना बेटा। और यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू कितना, तो यहाँ एंगल पाई, तो लिमिट क्या हो गया बेटा 0 से पाई, तो m कट गया, तो ये हो गया बेटा r बाई पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट बेटा 0 से पाई। तो क्या आ गया, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2r बाई पाई, ठीक है बेटा। लिख ले, इसको लिख ले बच्चा। विनोद, विनोद में थारू सर मिसिंग है, ये बोलो वाला भाई। सर, प्रणाम सर, बोल सर, यहाँ पर क्या बोला, वाई, बोलो। यहाँ पर ये triangle समझ में नहीं आ रहा सर, जो आपने साइड पे ट्रायंगल में लिखा है ना डीएम इक्वल टू एम ए मास, मास इन डी, जो रेड पेन से लिखे है ना सर वो वाला क्लियर नहीं। तो ये क्लियर है,
ये क्लियर है? डायग्राम से समझाइएगा ना सर, वो कंफ्यूज हो जा रहा है। ये हाँ ट्रायंगल, ये तो क्लियर है सर, हो ट्रायंगल जाएगा। देखो, वाई इक्वल टू आर थीटा हो ये जाता ट्रायंगल यहाँ बनाया तो ये हो गया, है ना? है सर। वो जो अब सर कहा आप देखो डीएम का तो मतलब क्या है? छोटा सा हाँ, छोटा सा एलिमेंट लिया थीटा एंगल पे, मास। डी एलिमेंट लिया, तो ये छोटा सा मास हो गया बेटा डीएम। इस पूरे रिंग के मुकाबले में बहुत छोटा है ना बेटा जी ये। सर। तो डीएम का मतलब क्या है? तो हाँ कहेंगे सर। मास इन डी थीटा। डी एंगल में जो मास है ना बेटा, वो हमारा डीएम है ना बेटा? तो ठीक है अब सर। कहा देखो, हाँ इस सर। पूरे का मास कैपिटल एम, और ये पूरा एंगल है पाई, है ना बेटा? ये पूरे का यस मास कैपिटल एम, और ये पूरा एंगल है बेटा पाई। तो पाई एंगल में एम मास, आई। एक एंगल में एम बाई पाई मास। यस सर। तो डी थीटा में कितना मास? तो इतना। यस सर। मेथड है ना बेटा? अब इसको क्या थीटा किया में मैंने, m by pi। और यस इसको क्या किया, यस सर। इस वाले में पुट कर दिया। अब समझ में आ गई बात? ओ सर, वो जो आप थोड़ा सा डी थीटा काटते हैं सर, उसको आप तो राइट साइड भी कर सकते मितेश बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, मैंने आपको कल टेलीग्राम पर मैसेज किया था, वो शीट्स का फोन नंबर चाहिए था मुझे, वो शीट्स प्रोवाइडर का। आज मैं भेज दूंगा तुमको, मैं देख लिया था, भेज दूंगा तुमको मैं आज, है ना? ओके सर। ओके बच्चा, अब पूछना है इसमें कुछ बोलो। नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है। हर्ष, सर वो XCM और ZCM 0 क्यों ले लिया सर आपने? हमारा जो सेंटर ऑफ मास आएगा बेटा, वो वाई एक्सिस पे आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ये बात समझ में आ गई? तो वाई एक्सिस पे आने वाले कोई भी पॉइंट का एक्स और जेड कितना नेट? सर 0 होता है, लेकिन सर अगर ये हम ना मान के चले कि हमारा y एक्सिस पे नहीं है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फिर 2 बार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अपना काम मुश्किल क्यों करेंगे? अपना खुद का काम मुश्किल क्यों करेंगे? ओके सर, थैंक यू सर। ये तो पहले ही कहा तुमको बेटा, तो मैंने। ओके सर। कहा जोस्की, बोलो भाई। तो गलती क्या से बोला हैंड तुमको? रेज हो गया। तो गलती से हैंड रेज हो गया था, लोअर ही कर रहा ओके। था। ऋतुराज, सर मैंने मैसेज कर दिया था टेलीग्राम पे, लिंक चाहिए उस टेलीग्राम ग्रुप का। ओके भेज दूंगा। अंकेश, हेलो हाँ बोलो। तो वाई एक्स का सेंटर ऑफ मास कौन है, वो समझ ले यार। ये बात समझ में आ रही है? इस लाइन के दाईं तरफ बाईं तरफ डायग्राम एक जैसा है। हाँ सर। जब दोनों तरफ डायग्राम एक जैसा है तो एवरेज कहाँ आएगा? एवरेज बीच में आएगा ना इसका। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा? एवरेज पोजीशन ऑफ मास ना। हाँ सर। तो दोनों तरफ अगर एक जैसा है तो सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा ना बेटा। अक्षय, सर ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा? कोई आवाज नहीं आ रही बच्चा। हेलो तो आगे देखें बेटा। तो ये देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग था बेटा, सेमी रिंग, है ना? सेमी रिंग भी क्या है बेटा? एक लाइन है, एक सेमी सर्किल है ना बेटा? चलो अब सोचें कि सेमी रिंग का नहीं बेटा, अब निकाला जाए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी डिस्क। ठीक है बच्चा? सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क निकाला जाए, है ना बच्चा? डिस्क कैसा? आधा डिस्क। तो देख बेटा, अगर हमारे पास आधा डिस्क हो, है ना बेटा, आधा हमारा डिस्क हो, ठीक है, इसका हमारा ये सेंटर हो गया बेटा, है ना? ये आधा डिस्क का हमें निकालना है बेटा सेंटर ऑफ मास। ठीक है? इस पूरे डिस्क का जो मास है बेटा, ये कैपिटल एम है ना? फिर से हम सोचेंगे बेटा, देखो कि
ये सेमी डिस्क जो है बच्चा वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, और अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसी का फायदा उठाया जाए और इसके सेंटर को ही मान लिया जाए बेटा ओरिजिन। ठीक है, फिर से कहेंगे कि हम लोग बेटा इसमें इस डायग्राम में दाएं बाएं डायग्राम बेटा एक जैसा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, सेंटर ऑफ मास XCM 0, ZCM 0, YCM निकालेंगे बेटा। तो YCM क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ YDM और बाई 1/m, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बच्चा, जब तुम सेमी डिस्क बोला, सेमी रिंग बोला था, है ना, तो क्या कहा था, मास कहाँ बंटवारा है बेटा, मास का सेमी रिंग में मास कहाँ फैला हुआ है, और तुमने कहा था एक लाइन में फैला है बेटा, और एक लाइन में मास फैला है ना, मतलब मास एक एंगल में फैला है ना बेटा। लेकिन सेमी डिस्क देखो बेटा, इस पूरे मास है ना, इसका मतलब बेटा इस बार मास जो है वो एरिया में फैला है ना बच्चा, मास एक एरिया में फैला हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, यहाँ बात करनी पड़ेगी बेटा सरफेस मास डेंसिटी की, समझा ना, सरफेस मास डेंसिटी की। और हमारा सेमी डिस्क कैसा है बेटा, ये में सेमी डिस्क भी हमारा यूनिफॉर्म है ना बेटा, सेमी डिस्क हमारा यूनिफॉर्म है बेटा, समझा ना। तो क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे देखो, अगर इसका सिग्मा क्या है, ये है सरफेस मास डेंसिटी, ये है बेटा सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, तो हम कहेंगे कैपिटल M का मतलब क्या है, तो कहेंगे इसका मास, पूरे का मास, पूरे कितना मास, तो कहेंगे डेंसिटी इंटू एरिया πr²/2, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन समस्या इसमें ये नहीं है, समस्या क्या है बेटा इसमें, dm, है ना। तो dm का मतलब क्या है, तो कहेंगे मास यहाँ किस में फैला है, मास फैला है बेटा एरिया में। जब मास फैला है बेटा एरिया में, है ना, तो इस एरिया का छोटा सा हिस्सा लेंगे हम लोग, तो कहेंगे बेटा dm क्या है, तो कहेंगे मास इन स्मॉल एरिया, है ना बेटा, मास इन स्मॉल एरिया। ठीक है, dm क्या है, मास ऑफ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया इज द एलिमेंट्री, समझा बेटा। जैसे कि रिंग वाले में जो मैंने डी ट्रायंगल लिया था, उसे क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट्री ऑफ रिंग, एलिमेंट्री ऑफ रिंग, है ना बेटा। तो उसी तरह से डीएम मास चुनना कहलाएगा क्या, एलिमेंट्री ऑफ सेमी डिस्क, है ना बच्चा। एलिमेंट्री का मतलब, एलिमेंट्री का मतलब बेटा जिस चीज से हम इसका निर्माण करेंगे, जैसे कि रिंग के बारे में क्या कहोगे कि रिंग बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे, छोटा सा मास रखेंगे, फिर छोटा सा मास रखेंगे, फिर छोटा सा मास रखेंगे, छोटे छोटे मास को एक सर्किल में जोड़ते जाएंगे तो एक रिंग बन जाएगा बेटा, है ना। अब सोचो कि सेमी डिस्क हमको करना है क्रिएट, है ना बेटा, तो सेमी डिस्क कैसे क्रिएट करें। ठीक है बच्चा, लक्ष्य बताएगा, लक्ष्य बोलो, लक्ष्य बोलो। हेलो सर। हाँ बच्चा, हमें सेमी डिस्क बनाना कैसे बनाए, आइडिया दो। सर अभी हम ज्वाइन ही किए सर, हमको वही पूछना था कितना पेज छोड़ते, अभी नेटवर्क आया है। कोई बात नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे बताओ तुम्हें एक सेमी डिस्क बनाना है। यस सर। है ना, तो तुम्हें एक सेमी डिस्क क्रिएट करना है, कैसे बनाओगे सर, जो सर्कल का रेडियस से एक फिक्स्ड पॉइंट लेके वहां से डॉट कनेक्ट करते जाएंगे हाफ सर्कल तक, हाफ सर्कल पे डॉट जोड़ते जाओगे, इसका मतलब हाफ सर्कल पे रिंग, सेमी रिंग जोड़ते जाओगे, इन्हें मतलब हुआ। यस सर। चलो ठीक है, तुम्हारा आइडिया सुन लिए। मयंक से पूछते हैं, मयंक तुम बोलो। भाग गया मयंक तो यार, अरे क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो विद्या, कौन बोल रहा है। सर हम थोड़ा सा उसका एरिया लेंगे। थोड़ा सा एरिया लेंगे, कैसा एरिया लेंगे बेटा। सर वो जो सेमी डिस्क है उसका थोड़ा सा एरिया एकदम, मतलब ऐसे मान ले छोटा सा एरिया। हाँ सर उस टाइप का। ठीक है, इसके बाद फिर सर इसके बाद फिर सर इसका इस ऐसे बहुत सारे एरियाज मिलके पूरा बना देंगे। हाँ तो देख बेटा, यहाँ आइडिया गलत नहीं, तुम्हारा आइडिया सही है, लेकिन समस्या क्या होगी समझो कि हमको इस एलिमेंट को ऐसे भी मूव कराना पड़ेगा और ऐसे भी मूव कराना पड़ेगा। बोलो बच्चा। यस सर। मतलब इस बार क्या होगा, तुम्हें इसको
तुम्हें दो डायरेक्शन में करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, एक बार ऐसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, एक बार ऐसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, यस सर। है ना। अगर किसी एक डायरेक्शन में करें इंटीग्रेशन तो फायदा होगा ना बेटा, बोलो। यस सर। तो लक्ष्य ने क्या कहा था, देखो लक्ष्य ने कहा था कि एक यहाँ रख दिया पॉइंट, इसके आगे लगा दो छोटा सा रिंग, फिर आगे लगाओ छोटा सा रिंग, फिर आगे लगाओ छोटा सा रिंग। बोलो बेटा, रिंग अगर लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए तो पूरा बन जाएगा ना सेमी डिस्क, बोलो। यस सर। बोलो बच्चा, है ना। अब सुनना ध्यान से, ये जो तुम एक के ऊपर एक रिंग लगा रहे हो, उस रिंग की कुछ ना कुछ मोटाई होनी चाहिए ना बच्चा। यस सर। सोचो, कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, है ना। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं मानू ऐसा कि आर पे एक डीआर लिया, ऐसा सोचो, ऐसा मैंने एक रिंग लिया, है ना बेटा। क्या कहा इसको, आर रेडियस पे जो इसकी मोटाई है बेटा वो डीआर है। भाई डीआर का मतलब क्या होता है, छोटा, बहुत छोटा। डीआर का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। तो कहेंगे डीआर जो है बेटा इस आर के मुकाबले में बहुत छोटा है, समझे बेटा, है ना। देख बच्चा, सबको एक बात बोलूंगा, इसमें ज्यादा लॉजिक, ज्यादा दिमाग मत लगाना, है ना। जो काम भी हो रहा है ना बेटा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज है ना। नई चीज क्या है, इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल तुमको सिखा रहे हैं, है ना बेटा। तो किस में कैसा मानते हैं तुम याद रखो, काम आएगा बहुत, ठीक है बच्चा। कि डिस्क वाले चीज में हम क्या करेंगे, रिंग मानते हैं एलिमेंट्री, है ना बेटा। छोटा सा रिंग, बाहर रिंग लगाएंगे और लगाएंगे रिंग। तो बेटा इस सेमी डिस्क में हमने क्या लिया, एलिमेंट्री एक सेमी रिंग लिया, ठीक है बच्चा। और इस सेमी रिंग का अगर मैं बोलूं बेटा कि मास, तो कहोगे इस सेमी रिंग का मास डीएम है ना बेटा। अब सोचो, अगर इस रिंग को ऐसे खोल दो, तो देख बेटा, अगर ऐसे खोल दे इसको, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर। बोलो बेटा, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर। और मोटाई कितनी है बेटा इसका, डी आर ना बच्चा, है ना। तो सोचो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा बेटा पाई आर डी आर। बोल बच्चा, एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा पाई आर डी आर, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना, सिग्मा। तो फिर इस डीएम मास कितना, तो बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर का इतना मास, तो डीए का कितना मास, सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, ठीक है बच्चा। अब इसको यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई m इंटीग्रेशन ऑफ y dm, है ना बेटा। तो 1 बाई m इंटू, अब कोई बोलो y क्या है इसमें, कोई बोलो y क्या है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 3-4 बच्चे अनम्यूट हो, बोलो कोई सोच करके। सर उस डिस्टेंस पे जहाँ पे हम लोग चूज किए हैं। चलो एक और बच्चों भाई। करता हूँ अनम्यूट, सिद्धार्थ को भी करता हूँ। सिद्धार्थ तुम्हें बताओ आइडिया, सोचो वाई क्या है। अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो पीछे पलटो पेज और कल वाले फॉर्मूले को देखो, बताया था मैं एक्स वाई जेड क्या है फॉर्मूले में, कोऑर्डिनेट है कल लिखवाया था जब फॉर्मूला बताया था, इस तरह का फॉर्मूला। सर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम मास, सर जो हमने चूज किया है। तो बताओ बेटा, ये वाई डीएम जो मास हमारा है, ये डीएम मास क्या किसी एक पॉइंट पर है, सर नहीं ना बच्चा। ये डीएम मास तो फैला हुआ है, देखो ऐसे मास फैला हुआ है ना। यस सर। हाँ, पीछे पेज पलटो ढूंढो, ये पॉइंट तुमको लिखा हुआ मिलना चाहिए। एक्स वाई जेड आर क्या लिखवाया था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम लिखवाया था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, ठीक है बच्चा। तो देखो अगर हमारा डीएम सेमी रिंग है, तो सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ निकाला था पिछले सवाल में, 2r अपॉन पाई पे आया था ना बेटा। तो कहेंगे इस सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा बेटा, बोलो इस सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये हमारा है ना बेटा y, बोलो है ना। और ये y क्या है, तो y हमारा है 2r बाई पाई। जब रेडियस कैपिटल R था, जब रेडियस कैपिटल R था, है ना, तो सेंटर ऑफ मास था 2 कैपिटल R बाई पाई। अब जब स्मॉल r है तो 2 स्मॉल r बाई पाई।
क्या हो जाएगा बेटा ये? तो ये हो जाएगा 1/m, y की जगह पे 2r/पाई और dm की जगह पे सिग्मा पाई r dr। ठीक है बच्चा, अब देख पाई हमारा कट गया, सिग्मा को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा सिग्मा और 2 बाहर निकाल लो डिवाइडेड बाय m। m कितना था पुट करो यहां से, m था सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 2 इनटू ये हो जाएगा r स्क्वायर dr, 0 से कैपिटल R। ठीक है बच्चा, अब देखो सिग्मा ऊपर नीचे कट गया तो आ गया y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4r बाई 3 पाई। ठीक है, ये वैल्यू आया y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 4r बाई 3 पाई। ठीक है, लिख लो। जिन लोग जो बच्चे अनम्यूट हैं उन लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो। हेलो सर। लक्ष्य, यस सर। बोलो। सर मैं पहले के आवाज चली गई तुम्हारी, लक्ष्य आवाज चली गई बिल्कुल। सर इससे पहले हाँ बोलो। आपने कितना पढ़ाया है, मैं उसके हिसाब से मैं पेश करूंगा। मतलब मानो कि तुम दो पेज छोड़ दो, 2 पेज के आसपास। रजिस्टर अगर हो तो रजिस्टर के 2 पेज छोड़ दो। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे पिछले क्वेश्चन से सर डाउट था। क्या बोलो? सर मैं पूछ रहा था सर, हमने जो सेंटर पे माना था सर वाई एक्सिस, हाँ सर हमने जो Origin? डीएम, यस सर ओरिजिन माना था वाई एक्सिस सर, उस जो हमने डीएम चूज किया था सर वो वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में चूज किया था पिछली बार। नहीं बेटा, मैंने कहा था एक सेमी रिंग में मास जो फैला है बेटा वो एंगल में फैला है ना। यस सर। तो मैंने तुम्हें ये कहा कि जब मास एंगल में फैला है तो थोड़े से एंगल के बाद एंगल एलिमेंट्री ना बेटा, तो हीटा एंगल के बाद थोड़ा सा एलिमेंट लिया मैंने डी हीटा। यस सर। समझा? थैंक यू सर। अंशिका बोलो। सर डाउट नहीं था, आंसर देने के लिए हैंड रेज किया था। कौन सा आंसर? सर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा ओके ओके गुड। वोरी इंपॉर्टेंट क्या पूछना है भाई? वोरी इंपॉर्टेंट डॉट बोलना है बेटा कुछ? नहीं सर कोई डाउट नहीं। ओके शशांक। नो सर, वही आंसर देने के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसी के लिए हैंड रेज किया था। ओके बच्चा। सौरभ, कोई डाउट नहीं है बेटा तो हैंड रेज रिमूव कर लो। डाउट है तभी रखो हैंड रेज्ड, क्योंकि बहुत लोगों का हैंड रेज्ड है। सर ये यहाँ पे एक बार स्टेप को एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा, ये जो लास्ट सेकंड स्टेप है थोड़ा सा। सेकंड लास्ट स्टेप मतलब ये वाला बेटा, यस पेपर वाला ये। यस यहाँ पे इसमें बेटा ये तो वही वाई पुट कर लिया, डीएम पुट कर लिया और एम की जगह पे यहाँ धाने कहा था ना मैंने बेटा एम, इस एम को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ओके सर ओके सर। 2 सिग्मा बाहर निकल गया, बाकी तो कैलकुलेशन है बच्चा। ओके सर थैंक यू। वेलकम बेटा। रौनक। सर ये वाई कैसे आया, समझ में नहीं आया। ये वाई, अच्छा वाई क्या है बोलो इसमें? सर कोऑर्डिनेट है वो डीएम किसका? डीएम किसका? ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। डीएम है बेटा? यस सर। डीएम क्या है? ये रेड जो दिख रहा है रेड लाइन, यस सर। रेड बनाने रेड, ये डीएम है ना बेटा? डीएम जो है वो कोई एक जगह पे नहीं है ना बच्चा, डीएम फैला हुआ है ना। यस सर। इस फैलाव का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेमी रिंग है, सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r/पाई पे ना निकला था ना कुछ देर पहले हमने। यस सर। उसी को पुट कर लिया। थैंक यू सर। इरेज कर रहा हूं बच्चा।
तो देखो बेटा इस तरह से हर अलग अलग बॉडी का बेटा सेंटर ऑफ मास हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ चीजें तुमको याद करनी है। क्या क्या याद करनी है? देखो, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम यूनिफॉर्म बॉडीज, कुछ यूनिफॉर्म बॉडीज का सेंटर ऑफ मास तुम्हें याद करना है। ठीक है, क्या क्या याद करना है? उसमें से तो एक हमारा है बेटा यूनिफॉर्म सेमी रिंग, है ना। सेमी रिंग तो मैं निकाल दिया तुमको। सेमी रिंग जो होता है बेटा ऐसा, इस सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास तुमको निकाल दिया मैंने कि यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से जो दूरी होती है वाई सेंटर ऑफ मास, ये होती है 2r/पाई। ठीक है बच्चे, दूसरा तुम्हें याद करना है सेमी डिस्क का, है ना बेटा। सेमी डिस्क का याद करना है, हालांकि ये भी तुमको निकाल दिया मैंने, है ना बेटा। सेमी डिस्क ये हुआ, इसका हमारा सेंटर ऑफ मास ये है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से भी कुछ ऊंचा है। कितना था ये? वाई सेंटर ऑफ मास था बेटा 4r/3 पाई। ठीक है, ये हमारा हुआ वाई सेंटर ऑफ मास। ठीक बच्चा, तीसरा फार्मूला जो तुमको याद करना है, तीसरा फार्मूला हॉलो हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब पता ना सबको? हेमीस्फेयर का मतलब बेटा आधा स्फेयर, है ना। रिंग के लिए, डिस्क के लिए वर्ड यूज करते हैं सेमी, और स्फेयर के लिए हेमी, है ना बच्चा। हॉलो हेमीस्फेयर ऐसा होगा बेटा, हॉलो हेमीस्फेयर, खोखला हेमीस्फेयर ऐसा होगा, है ना। ये इसका सेंटर बेटा, और ये इसका हमारा सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, ये होता है YCM इज इक्वल टू R/2, मतलब इस पूरे का एग्जैक्टली आधे पे होता है। ठीक है, ये सब डिराइव्ड होता है, ये सब डिराइव होता है ना बेटा। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं, है ना। धीरे धीरे चीजों को हम धीरे धीरे सीखें। हॉलो हेमीस्फेयर, अब देखो बेटा सॉलिड हेमीस्फेयर। जब सॉलिड हेमीस्फेयर होगा बेटा, तो सॉलिड हेमीस्फेयर के लिए ऐसा, ये सॉलिड हेमीस्फेयर ठोस होगा एकदम, मतलब अंदर भी इसका मास होगा बेटा, अंदर भी इसका मास होगा, है ना। यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऊंचा, कितना? तो वाई सेंटर ऑफ मास होता है बेटा 3r/8। ऐसा मत सोचना कि यहाँ क्यों होता है भाई, सब मैथमेटिकल रिजल्ट है, मैथमेटिकल रिजल्ट है। जैसे कि तुमको इन दोनों का निकाल के मैंने साबित किया ना बेटा, वैसे हर बॉडी का निकल सकता है। ठीक है, अगला देखो हॉलो कोन, है ना बेटा। हॉलो कोन, एक कागज को ऐसे मोड़ करके बना दो कोन, तो हॉलो कोन हमारा ऐसा बेटा, हॉलो कोन ये हुआ। अगर इसका हाइट h माना जाए, अगर इसका हाइट h माना जाए और नीचे इसको ओरिजिन मानोगे, तो कहोगे इसका वाई सेंटर ऑफ मास होता है बेटा h/3 पे। समझा? याद कर लो इस बात को। हॉलो कोन कितना चौड़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। रेडियस से कोई मतलब नहीं होता, इसको लिख लो बेटा। हर्ष बोलो। सर अभी डाउट था सर, वो क्लियर हो गया। विनोद थारू। नथिंग। सर एक बार देखने पे क्लियर नहीं होता, उसको रिवाइज करना पड़ेगा क्या बार बार? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो चीज अगर देर समझ में आ रही है उसे रिवाइज करना ही पड़ेगा बच्चा। एंजिला बोलो। उसको दोबारा क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। एंजिला, नो साउंड। सुहानी। सर इससे पहले जो आपने सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी डिस्क निकाला, उसमें डीए कैसे निकाला? डीए क्या था? डीए क्या था बेटा? उस एलिमेंट्री रिंग का एरिया, उस एलिमेंट्री रिंग का एरिया। रिंग का एरिया। हाँ, तो रिंग को अगर सीधा कर दें, अगर हम रिंग को खोल के सीधा कर दोगी तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी?
अगर रिंग पूरा हो सर्किल हो बेटा तो 2 पाई आर, हाँ, और आधी है ना ये तो पाई आर, पाई आर, यस सर। ये लंबाई हो गई और मोटाई कितनी थी उसकी, डी आर। डी आर, ठीक है। समझ गए? यस सर। तनु बोलो। सर इसका डेरिवेशन आना जरूरी है? उतना कोई मस्त नहीं है पूरे सीट में। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन तेरे 1-2 ही सवाल है बच्चा। तो इसका मतलब फॉर्मूला भी बस ये रिमेम्बर रखेंगे तो? याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, नहीं करना है। हाँ ओके ओके सर, थैंक यू। और डेरिवेशन याद होना हो, सीखना है कि इसमें कैसे करते हैं बस, क्योंकि और दूसरे चैप्टर से भी काम आएगा। मितेश सर मेरा डाउट ये था कि ये सेमी रिंग और सेमी डिस्क के डायग्राम में क्या फर्क है, जबकि दोनों सेम ही दिख रही है? बताता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना सर। कोशिश करता हूँ। अच्छा, देख बच्चा, ये हो गया डिस्क। ओके सर। हालांकि पूरा गोल नहीं बना, फिर भी मान लो ये डिस्क है। ओके सर। और ये क्या है बच्चा, सेमी डिस्क है। सेमी डिस्क, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ये क्या है बच्चा, ये रिंग है सर। ये रिंग है। हाँ। और ये सेमी रिंग है। सेमी रिंग, हाँ सेमी रिंग। अब समझ गए अंतर दोनों में? ओके। हाँ सर, वो मतलब वो वहाँ पे सॉलिड स्पेस रहती है ना, उसलिए। हाँ, रिंग खाली स्पेस हो गया है ना बच्चा? ओके सर, यस। अब देख बेटा, सॉलिड कोन, अगर कोन कैसा हो, सॉलिड हो, ठोस हो एकदम, है ना बेटा, तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, वो ओरिजिन ये मान लो ए हाइट h हो, तो कहोगे y सेंटर ऑफ मास h/4, है ना बेटा, सॉलिड कोन का h/4 पे और हॉलो कोन का h/3 पे। ठीक है बच्चा? मितेश बोलो। नो साउंड। हर्षवर्धन। क्लियर हो गया सर। सर मेरे को पूछना था कि जैसे कि अगर हम कोई शीट, सिलेंड्रिकल शीट लेते हैं और वो बीच से बिल्कुल खाली होती है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सिलेंड्रिकल सीट लेते हैं? यस सर। सिलेंड्रिकल सीट मतलब क्या कहना चाहता है, तुम समझ ही नहीं आ रहा मुझे। सर जैसे कि चाहते हो क्या ऐसा? सर पूरा बंद हो, पूरा गोल, सिर्फ ऊपर नीचे से खाली हो। हाँ ऐसे। यस सर, यस सर। ऐसे ना बेटा? यस सर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यस सर। तो देख क्या करे, इसकी लंबाई दिख रही है ना बेटा? यस सर। इसकी लंबाई को आधा सोचो, ठीक है ना? ओके। उसकी लंबाई की आधा जो हाइट आया ना यहाँ से, यस सर। उतना ही डिस्टेंस इसके सेंटर से, इस सर्किल के सेंटर से नीचे। समझ गए? ओके सर। मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द बॉडी। ओके सर। ओके बच्चा? चल। सर वैसे मिड पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा? विजुअलाइजेशन कर सकते हैं बस हम? तो बेटा सेंटर ऑफ मास तो इमेजिनरी पॉइंट ना है बच्चा, को रियल पॉइंट थोड़ी है। खाली इमेजिन ही करना है चीजों को, मन में सोचना है ना? चल। तो देख बेटा,
अब देखा जाए सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट शेप्स। समझे मतलब इसका? कंपोजिट शेप का मतलब होता है बेटा नॉट ए सिंगल शेप, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट शेप्स, है ना बच्चा? दो अलग अलग शेप के बॉडी को कंबाइन करने में क्या बोलोगे? कंपोजिट शेप्स। ठीक है बच्चा? तो देखो बेटा कंपोजिट शेप में जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह के होंगे। ठीक है बच्चा? क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। क्या क्या? तो देख बेटा, एक हो गया मास एडिशन, ठीक है, एक हमारा है मास एडिशन, मास को ऐड किया गया, है ना बच्चा? एक मास में दूसरा एक मास जोड़ दो, ये हो गया मास एडिशन। ठीक है बेटा? और दूसरा हमारा क्या है? ये है बेटा मास रिमूवल, मास काट के निकाल लिया। ठीक है बच्चा? मास एडिशन समझो ठीक से। मान लो कहूं तुमसे बेटा कि एक बॉडी है, एक ऐसा एक बॉडी है ना बेटा? ऐसा एक बॉडी है ना? इस बॉडी का मास m1 है बेटा, इस बॉडी का मास m1 है ना? और जैसा भी ये बॉडी है, हमें ये पता है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है C1। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चा? C1। ठीक है? अब सोचो इस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रख दिया। अब अगर इस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रख दिया, ऐसा एक बॉडी रख दिया बेटा, है ना? इसके ऊपर एक और रख दिया बॉडी, इस वाले का मास है बेटा m2, है ना? और इसका हमें भी सेंटर ऑफ मास पता है, ये है C2, है ना बेटा? अब बात है कि इस दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास कहाँ है ना बेटा? दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास कहाँ है ना? तो देख बच्चा, हम सोचेंगे इस तरह से कि भाई सेंटर ऑफ मास का क्या था डेफिनेशन? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना बेटा? इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं बेटा कि इस पूरी बॉडी को हटा करके यहाँ पे एक पॉइंट मास, बोल बच्चा, इस पूरी बॉडी को हटा दो और यहाँ पे रख दो पॉइंट मास m2, है ना बेटा? उसी तरह से इस पूरे बॉडी को हटा दो और यहाँ पे रख दो पॉइंट मास m1। तो अब सवाल क्या बन गया? अब सवाल बन गया कि दो पॉइंट मास है ना बेटा? और इस दो पॉइंट का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आता ही है हमको। पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना आता है ना बच्चा? कैसे? कि अगर मान लिया जाए कि ये ओरिजिन हो और ये जो वेक्टर है ये है r1 वेक्टर, है ना बेटा? और उसी तरह से यहां से बेटा ये जो हमारा वेक्टर है ये हमारा है बेटा r2 वेक्टर, है ना? तो हमको पता है ना फॉर्मूला, क्या करेंगे? हम कहेंगे r सेंटर ऑफ मास वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा? अगर 3 मास होगा तो 3 मास का भी निकाल सकते हैं, है ना? याद है ना बेटा? फॉर्मूला लिखते वेक्टर में जरूर है बेटा, लेकिन यूज कैसे करते हैं, क्या सिखाया था? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कहा था ना कि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना, XCM निकालना, YCM निकालना, वैसे निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा? अब देखो मास रिमूवल, मास रिमूव करने वाला, सुनना ध्यान से। जैसे कि मान लो एक स्फीयर में से एक स्फीयर काट के निकाल लिया, या कोई डिस्क में से कोई डिस्क काट के निकाल लिया, है ना बच्चा? जैसे कि मान ले बेटा ये एक बॉडी हो, ये एक बॉडी हो बेटा, है ना? इस बॉडी का मास जो है बेटा ये हमारा है m1, इस बॉडी का मास है बेटा m1, पूरे बॉडी का मास m1 है। अभी कुछ भी कटा छटा नहीं है, कुछ भी कटा छटा नहीं है, तो मास m1 है। ठीक है बच्चा? इसका जो है बेटा सेंटर ऑफ मास ये है बेटा C1, है ना? अब सोचो इसमें से कोई चीज काट के निकाल ली, है ना? तो इसमें से जो चीज काट के निकाली बेटा वो ये निकाल ली, है ना बेटा? इसका मतलब अब हमारा मास जो है बेटा वो सिर्फ इसी मास है, बोलो, है ना बेटा? इसमें कोई मास नहीं है, ये खाली पोर्शन है ना बेटा? इसका मतलब ये वाला मास जो है पूरा अब वो m1 नहीं है बच्चा, है ना? m1 से कुछ कम हो चुका है ना? तो मान लो जो कट के बाहर निकला है वो m2 है,
जो कट के बाहर निकला है वो क्या है, m2 है। मतलब ये क्या मास हो गया, m1 माइनस m2। m2 कौन है, तो हम कहेंगे देखो ये जो कट करके बाहर निकला है, यहां से जो कट के बाहर निकला है बेटा, है ना, ये हमारा है m2। समझे बच्चा, जो यहां से कट के बाहर निकला है वो है m2, है ना। तो अब सुनना, ये जो कट के बाहर निकला बेटा, है ना, जहां से कटा है ना, इसका अगर सेंटर ऑफ मास ये है बेटा C2, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास ये C2 है ना। अगर हमको उसके सेंटर ऑफ मास का बेटा लोकेशन पता हो, अगर हमें बेटा उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता है, इसका मतलब जो यहां से कट के बाहर निकला है उसका भी लोकेशन हमको पता है बेटा C2। बोलो बेटा, राइट ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि इस वाले में अंतर यह है कि यहाँ M1 में M2 जोड़ा गया है और उसमें से M1 में से M2 निकाला गया है ना। इसका मतलब ये है M1 प्लस M2, ये है M1 माइनस M2, है ना बच्चा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ प्लस M2 वहां माइनस M2, तो फॉर्मूले में प्लस M1 की जगह प्लस M2 की जगह माइनस M2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, R सेंटर ऑफ मास वेक्टर बराबर M1 R1 वेक्टर माइनस M2 R2 वेक्टर बाई M1 माइनस M2। ठीक है बच्चा, लिख ले। उत्कर्ष बोलो। अर्णव। यस सर। सर मेरा ये पूछना था कि सर जैसे आपने वो कोन का बताया कि सर अगर वो हॉलो है तो सर उसमें H/3 लगा देते हैं, तो सर क्या वो सिलेंडर के केस में सर केवल H नहीं लगा सकते सर, क्योंकि 3 कोन को अगर मिला दिया जाए तो वो एक सिलेंडर जैसे लगते हैं। 3 कोन को मिला दिया जाए तो एक सिलेंडर से लगते हैं? हाँ। मत सोचो ऐसा, वो सॉलिड के लिए ऐसे कहो 3 कोन का अगर वॉल्यूम मिला देंगे, है ना बेटा, है ना, ठीक, और जितना उस कोन का स्लैंट लेंथ है उतने ही लेंथ का सिलेंडर अगर हो, है ना, तो तुम्हारा 3 कोन का मिला करके वॉल्यूम बनेगा, सॉलिड बनेगा, हॉलो नहीं बनेगा उससे बच्चा। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके। हर्ष। सर जब आपने वो सेमी डिस्क वाला निकाला था सेंटर ऑफ मास, हाँ सर उसमें y इज इक्वल टू 2r बाई पाई कहाँ से आया था? बेटा उसके पहले क्या कंसेप्ट यूज किया, सेमी रिंग में आया था ना 2r बाई पाई। यस सर, यस सर, उसी कंसेप्ट यूज किया। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो बच्चा होमवर्क करेंगे डिस्कस अब, है ना, और एक कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करके आना, एक कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करके आना बच्चा, ठीक है। होमवर्क निकालो सब लोग, सीट निकालो। देखो बच्चा, तुम लोग होमवर्क दिया था मैंने, सर्कुलर मोशन में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने बोला था, ठीक है। तो चलो निकाला जाए, सीट निकालो सब लोग। सब लोग सर्कुलर मोशन की सीट निकालो। पहले आओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन डी से करेंगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी निकालो सब लोग। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे हैं 2 सवाल D1 D2। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? सर D2, चंद्रशेखर को डाउट है D2,
देखो बच्चा, D2 क्या कहता है? D2 कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, स्पीड u at an angle theta with the horizontal. ठीक है बच्चा? What is the radius of curvature of the parabola traced out by the projectile at a point where particle velocity makes an angle theta by 2 with the horizontal? एक क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ हिंट दूंगा तुमको, है ना? क्योंकि ऐसा सवाल मैंने क्लास में कराया है तुमको। देखो बच्चा, जब इसकी वेलोसिटी यहां से थीटा बाई 2 एंगल पे हो जाएगी तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। कैसे करना होगा? तो कहेंगे देखो इस वाले पॉइंट पे बेटा उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा बेटा वो g हो जाएगा ना, बोलो, है ना बच्चा? अब इस g को रिजॉल्व करेंगे ऐसे और ऐसे, तो इधर कम पॉइंट हो जाएगा g cos थीटा बाई 2, ये हो गया बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बेटा? और अब स्पीड निकालना पड़ेगा, तो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, है ना बच्चा? तो क्या कर देंगे हम लोग? कर देंगे बेटा v cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू u cos थीटा। अब यहां से v निकाल लो और रेडियस ऑफ कर्वेचर v स्क्वायर बाई ac। आगे चलो सेक्शन ई में आओ। सेक्शन ई में E1, E2, E3, E4 4 क्वेश्चन है। ओम को पूछना है E3। देखो बच्चा E3 में E3 कहता है बच्चा a small body of mass m hangs from one end of a string of length a, the other end of the which is fixed। स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है बेटा ये फिक्स है ना बेटा? इट इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, इसको दिया गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, है ना बच्चा? So that string would just become slack when makes an angle 60 degree with the upward vertical। कहता है अपवर्ड वर्टिकल से जब 60 डिग्री पे आएगा, इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा बेटा 120 डिग्री, तो यहाँ पे आके टेंशन 0 हो गया, है ना बच्चा? कहता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, है ना बच्चा? तो क्या कहा था? टेंशन एट थीटा बराबर mu स्क्वायर बाई r प्लस mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2। बोल बेटा, यही था ना फॉर्मूला? ठीक है, तो देख बच्चा यहाँ थीटा पुट करो, टेंशन 0 पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पुट करने पे टेंशन 0 होना चाहिए, तो इससे क्या निकाल लो? इससे u निकाल लो, है ना बेटा? फिर टेंशन एट 0 डिग्री क्या हो जाएगा वो निकाल लो। ठीक है, अब बोलो E1, E2। देखो बेटा E1 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए वेटलेस थ्रेड कैन सपोर्ट ए टेंशन अप टू 30 न्यूटन। कहता है बेटा एक टेंशन जो है, रस्सी जो है मैक्सिमम 30 न्यूटन तक बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है बेटा? ए स्टोन ऑफ मास 0.5 kg इज वर्ल्ड। स्टोन जो है ये 0.5 kg का वर्ल्ड किया जा रहा है ना बच्चा? वर्टिकल सर्किल में सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर। तो कहता है वर्टिकल प्लेन जी इतना, फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा मैक्सिमम, इसका मतलब बी मैक्सिमम बाई आर। बोल बच्चा, ठीक है? बात समझा? आप सोचो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होता है बेटा? लोवेस्ट पॉइंट पे ना। अगर यहाँ नहीं टूटा तो कहीं नहीं टूटेगा बच्चा, है ना? तो मैक्सिमम टेंशन क्या कह देंगे हम लोग? मैक्सिमम टेंशन mu स्क्वायर बाई r प्लस mg इंटू 3 cos 0 माइनस 2, है ना बेटा? मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू पुट करो 30 पुट करोगे तो u निकल जाएगा, है ना बेटा? और u को यहाँ पुट करोगे तो ओमेगा निकल जाएगा। ठीक है बच्चा? आगे चलो, E2 पूछना है किसको? आयुष को। देखो बेटा E2 सिंपल पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में कर रहा ऑसिलेट। जब वो मीन पोजीशन से पास किया तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 times the weight of the pendulum। What is the maximum angular displacement of the pendulum if the string with respect to downward vertical? देख बच्चा
क्वेश्चन नंबर E2, क्वेश्चन नंबर E2 में कहता है बेटा कि इस लोवेस्ट पॉइंट पे, इसी को बोलता है मीन पोजीशन, है ना बेटा। यहाँ टेंशन है बेटा 3 mg, है ना। तुम टेंशन का फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करके यू निकाल लो। ठीक है बच्चा, चलो मैं ही निकालता हूं। देखो क्या कहोगे बेटा, टेंशन टी बराबर 3 mg इक्वल टू mu स्क्वायर बाई आर प्लस mg इंटू 3 cos 0 -1 -2, कितना हो जाएगा? तो 3 mg और ये हो जाएगा 2 mg, तो 5 mg इक्वल टू mu स्क्वायर बाई आर होगा बेटा। cos 0 1 ना, सॉरी 3 - 2 1, तो ये हो जाएगा 2 mg। ठीक बेटा, तो u आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 rg, है ना बेटा। अब तुमको पता है ना, अगर u इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 rg, u इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 rg, तो कहां तक जाएगा? यहीं तक जाएगा ना बेटा, बता देना केस रूट 2gr, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है स्ट्रिंग। आगे चलो, एफ में आ जाओ। इथी नहीं कहूंगा सॉल्व, खुद से करो सॉल्व। कुशल बंसल को पूछना है F1। देख बच्चा, F1 देखो, F1 कहता है बेटा when the road is dry and coefficient of friction is mu, the maximum speed of a car in a circular path is 10 meter per second. If the road becomes wet and coefficient of friction becomes mu by 2, what is the maximum speed? देख बेटा, ये बैंकिंग का सवाल नहीं है, ये सिंपल वाला सवाल था। बैंकिंग के जस्ट पहले बताया था मैंने, बताया था ना, v बराबर v मैक्सिमम बराबर स्क्वायर रूट म्यू आर जी, है ना बेटा। तो पहले हमारा स्पीड कितना है? पहले है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड बराबर स्क्वायर रूट म्यू आर जी। अब कहता है कितनी होगा स्पीड अगर म्यू की वैल्यू आधी हो जाए। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो बच्चा, ठीक है। एफ में और बोलो, F3 F6 देखो बच्चा, F3 कहता है ए ट्रेन हैज टू नेगोशिएट ए कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर। ट्रेन का बेटा कर्व का रेडियस 400 मीटर, बाय हाउ मच हाइट शुड द आउटर रेल्स बी रेज्ड। बाहर के पटरी, बाहर वाली पटरी जो होगी बेटा, वो अंदर वाली पटरी के मुकाबले में, है ना, कितना ऊंचा होना चाहिए, ये h कितना होना चाहिए, समझा? ठीक है। फॉर ए स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड कितना हो 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चा। तो देखो अगर ये ऐसा हो गया और ये दूरी b मान लो, तो ऐसे हो जाएगा बेटा इंक्लाइन, बोलो, मतलब बिहेव करेगा ये बैंकिंग ऑफ ट्रैक के जैसा। तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक में क्या था बेटा, v बराबर रूट ओवर आर जी टेन थीटा, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू b स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है बच्चा। और इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये h बाई बी, h निकाल लो, ठीक है बच्चा। कुशल को पूछना है 6 और 7। देखो बच्चा 6 और 7, F6 कहता है बच्चा इन द फिगर shown a lift goes downward with a constant retardation, ठीक है बच्चा, नीचे जा रहा है, रिटार्डेशन है, इसका मतलब ऊपर हो गया एक्सेलरेशन। कोनिकल पेंडुलम बच्चा, टाइम पीरियड दिया 2 सेकेंड। देखो बच्चा इसका टाइम पीरियड है बेटा 2 सेकेंड, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, है ना बेटा, ये हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन 2 मीटर, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ लिफ्ट। देख दो बच्चा, ऐसा हमारा कोनिकल पेंडुलम, ठीक है बच्चा, तो कर लो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा। लिफ्ट का नीचे एक्सेलरेशन है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा बेटा ऊपर, कितना लगेगा बोलो, लगेगा नहीं, लिफ्ट का वेलोसिटी नीचे है बच्चा, और नीचे जाता हुआ वेलोसिटी घट रहा है, तो लिफ्ट का ऊपर एक्सेलरेशन हो गया, तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा,
स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा ME, है ना बेटा, ऐसे लगेगा MG, ऐसे है बेटा टेंशन, है ना, और ये इसका हाइट 2 मीटर दिया है बेटा, बोलो ठीक है। तो अब इसका टेंशन का एंगल थीटा मान लो, तो इधर कंपोनेंट T cos थीटा, इधर कंपोनेंट T sin थीटा, तो T cos थीटा बराबर MA प्लस MG, और T sin थीटा किधर है बेटा, सेंटर की तरफ ना, सेंटर की तरफ, तो क्या देगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा, है ना। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करके तुम पुट कर देना tan थीटा बराबर ये 2 मीटर बाय रेडियस, 2 मीटर बाय रेडियस, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे तुमको मैंने कोनिकल पेंडुलम का बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में जहां G था वहां पे G प्लस A कर दो, तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चा। अब चलो F7 देखो बेटा, F7 में F7 कहता है बेटा ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक टर्न मान लो बच्चा, उस टर्न का रेडियस है बेटा 20 मीटर, इज बैंक्ड फॉर ए व्हीकल्स गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा, स्पीड हमारी 36 किलोमीटर पर आवर के लिए बैंक किया गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट RG tan थीटा, है ना बेटा, यहां से एंगल निकाल लेना, लेकिन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, ठीक है बच्चा। अब कहता है सवाल में अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है बेटा, तो व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ द व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स नॉर स्किड अप, पता तुमको है, V मैक्सिमम याद है ना, इसको बोलते हो tan phi, है ना बेटा, क्या होता है मैक्सिमम RG tan थीटा प्लस फाइव, है ना बेटा, और मिनिमम स्पीड कितनी बेटा, स्क्वायर रूट RG tan थीटा माइनस 5, ठीक है बच्चा, सॉल्व कर ले इसको, आ जाएगा। अजीत लिख रहा है सर गिव नाउ छुट्टी, वाह क्या खतरनाक लिखा अंग्रेजी, अरे कितने लोग मर जाएंगे इस पे। चल आगे पढ़, आगे देखा जाए एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए हो चुका था डिस्कस, सेक्शन बी हो चुका था डिस्कस, सेक्शन सी से स्टार्ट करना है हम लोग को। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी नहीं हुआ, हमने नहीं किया, नहीं दिया, अच्छा अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 कर बस कर बस कर, तो देख छोड़ दे रहा हूं, चलो नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास होमवर्क, नेक्स्ट क्लास होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन सी डी, है ना, एक करना है डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, सेक्शन सी डी ई एफ, ठीक है, और एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, ठीक है बच्चा, है ना, और करोगे एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन, और डीपीपी नंबर करोगे, डीपीपी नंबर B18, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्लास में इतना करेंगे डिस्कस। कुशल बोल रहा है कि एक क्वेश्चन बता दें, C5 देखो, C5 बताता हूं, रॉड ऑफ लेंथ L हिंज्ड एट द एंड, घुमा रहे हैं इसको, तो कहता है बेटा T1 T2 का टेंशन क्या होगा, T1 हमारा L/4 पे है और T2 हमारा 3L/4 पे है। चल देख बच्चा, नहीं बस एक ही बताऊंगा और नहीं, चलो देखो, कहता है एक रॉड है,
ये रॉड हमारा ऐसे घूम रहा है ना। कहता है बेटा यहां से L/4 की दूरी पे यहाँ का टेंशन T1 और यहां से 3L/4 की दूरी पे टेंशन T2। ठीक है बच्चा। इसमें कहता है इन दोनों में टेंशन कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, है ना बच्चा। तो सोचो इस वाले पोर्शन में जब सर्किल में घूमेगा तो उसको सर्किल में कौन घुमा रहा है, तो इसका टेंशन घुमा रहा है बेटा। इसका मतलब T2 की जिम्मेदारी इस L/4 की है। बोलो T2 इतना फोर्स लगा रहा है कि बाहर का L/4 को घुमा रहा है बेटा ये। और T1 के पास क्या जिम्मेदारी है, T1 के पास जिम्मेदारी है इस पूरे का, है ना बेटा। इसका मतलब T1 के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है ना बेटा। इसका मतलब T1 बड़ा होना चाहिए T2 से। ठीक है, ठीक है, चल खत्म। अब बाय, एंजॉय करो और पढ़ाई करो अच्छे से।